प्रिय विद्यार्थियों, आज हम ज्यामितीय समावियों के नामकरण की ई एवं जेड पद्धति के बारे में अध्ययन करेंगे। ज्यामितीय समावियों के नामकरण की आधुनिक पद्धति ई व जेड के समरूप है। जेड जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है साथ साथ अर्थात सिस, तथा ई भी जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है विपरीत, ट्रांस। यदि अणु में अनुक्रम नियम सीक्वेंस रूल के अनुसार उच्च वरीयता वाले समूह एक ही तरफ स्थित हों तो उसका विन्यास Z तथा विपरीत दिशा में हो तो उसका विन्यास E लिखा जाता है। E व Z नामकरण पद्धति का उपयोग निम्न प्रकार से किया जाता है। सर्वप्रथम द्विबंधित कार्बन परमाणु से जुड़े हुए परमाणु अथवा समूह को अनुक्रम नियम के अनुसार लिखते हैं। तत्पश्चात देखते हैं कि दोनों परमाणुओं के उच्च वरीयता वाले परमाणु या समूह एक ही ओर स्थित है अथवा विपरीत। यदि वह एक ही ओर स्थित है तो अणु का विन्यास Z होगा तथा यदि विपरीत दिशा में है तो उसका विन्यास E होगा। उच्च वरीयता वाले परमाणु अथवा समूह को हम स्टार से अंकित करते हैं। द्विबंधित वाले कार्बन से जुड़े परमाणु या समूह के प्रथम परमाणु के परमाणु क्रमांक की तुलना करके अधिक परमाणु क्रमांक वाले परमाणु या समूह को उच्च वरीयता प्रदान करते हैं तथा परमाणुओं के परमाणु क्रमांक का घटता हुआ क्रम है उसमें हम उनको अरेंज करते हैं। जैसे कि यहाँ प्रदर्शित किया गया है, विभिन्न परमाणु या समूह को उनके परमाणु क्रमांक के घटते हुए क्रम में अरेंज किया गया है। यदि द्विबंधित से जुड़े दोनों समूह में प्रथम परमाणु समान हो तो उनके द्वितीय परमाणु के परमाणु क्रमांक की तुलना करके वरीयता का प्राथमिकता का क्रम है वो निर्धारित करते हैं। जैसे इस उदाहरण में हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर कार्बन से CH3 और CH3 CH2 समूह जुड़ा हुआ है, तो हम इनकी वरीयता का प्राथमिकता का निर्धारण इस प्रकार से करते हैं। इस उदाहरण में CH3 व CH3 CH2 में प्रथम परमाणु समान है, इसलिए द्वितीय परमाणु के परमाणु क्रमांक की तुलना करके हम उसकी प्रायिकता का निर्धारण करते हैं। CH3 में द्वितीय परमाणु HH है, जबकि CH3 CH2 में द्वितीय परमाणु है वो CHH होते हैं। अतः इन दोनों में प्रथम वरीयता वाला समूह है वो CH3 CH2 होता है। यदि डबल बॉन्डेड कार्बन से एक ही तत्व के दो समूह जुड़े हुए हों तो उनके द्रव्यमान संख्या की तुलना करके अधिक द्रव्यमान संख्या वाले समूह को प्रथम वरीयता देते हैं और उनको घटती वरीयता क्रम में अरेंज करते हैं। यहाँ कुछ उदाहरणों के द्वारा हम E व Z विन्यास ज्ञात करेंगे। जैसे यहाँ पर डबल बॉन्डेड कार्बन से CH3 से जुड़ा हुआ है और यहाँ पर H जुड़ा हुआ है। CH3 की वरीयता है वो हाइड्रोजन से अधिक है। इस कार्बन से यहाँ पर CH3 और H जुड़ा हुआ है। CH3 मेथिल समूह की वरीयता प्राथमिकता हाइड्रोजन से अधिक है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि उच्च वरीयता वाले समूह जो हैं वो एक ही तरफ स्थित है, अतः इसका विन्यास Z होगा। इस उदाहरण में हम देख रहे हैं यहाँ पर उच्च वरीयता वाले समूह एक दूसरे के विपरीत दिशा में स्थित है, अतः इसका विन्यास E होगा। इसी प्रकार नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं, इस डबल बॉन्डेड कार्बन पर Cl क्लोरीन और H जुड़े हुए हैं और Cl का परमाणु क्रमांक है वो H से अधिक होता है, इसलिए Cl को हम H से अधिक वरीयता देते हैं। यहाँ पर दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन पर उच्च वरीयता वाले समूह है वो एक ही दिशा में स्थित है, अतः इसका विन्यास
Z होगा। इस उदाहरण में हम देख रहे हैं कि उच्च वरीयता वाले समूह हैं वह एक दूसरे के विपरीत स्थित हैं, अतः इसका विन्यास E होगा। नेक्स्ट, इस उदाहरण में हम देख रहे हैं कि इस डबल बॉन्डेड कार्बन पर CH3 और H जुड़े हुए हैं तथा CH3 और H में से CH3 को अधिक वरीयता देंगे। इस डबल बॉन्डेड कार्बन पर Br और Cl जुड़े हुए हैं, इसमें Br को Cl से अधिक वरीयता देते हैं। अब हम देख रहे हैं कि दोनों कार्बन पर उच्च वरीयता वाले समूह हैं वो एक ही तरफ स्थित हैं, अतः इस अणु का विन्यास Z होगा। इस उदाहरण में हम देख रहे हैं यहाँ पर उच्च वरीयता वाले समूह, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर Br दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में हैं, अतः उच्च वरीयता वाले समूह एक दूसरे के विपरीत दिशा में होने के कारण इसका विन्यास E होगा। तो इस प्रकार से हम E व Z विन्यास ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार से इस उदाहरण में हम देख रहे हैं यहाँ पर डबल बॉन्डेड कार्बन पर यहाँ पर CH3 CH2 से जुड़ा हुआ है, इधर CH3 जुड़ा हुआ है, अतः CH3 CH2 को हम CH3 से अधिक वरीयता देते हैं। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि Cl जो है उसको COOH से अधिक वरीयता देते हैं, अतः उच्च वरीयता वाले समूह या परमाणु हैं वो डबल बॉन्डेड कार्बन से एक ही दिशा में स्थित हैं, अतः इसका विन्यास भी Z होगा। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि उच्च वरीयता या प्राथमिकता वाले समूह हैं वो एक दूसरे के विपरीत स्थित हैं, अतः इसका विन्यास E होगा। E मीन्स विपक्ष ट्रांस को और Z मीन्स सिस यानी कि समपक्ष को, ये समान होता है। नेक्स्ट, ज्यामितीय समावयव के विन्यास का निर्धारण। प्रकाशिक समावयव के भौतिक गुण व रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं, जबकि ज्यामितीय समावयव के कई भौतिक और रासायनिक गुणों में भिन्नता पाई जाती है, क्योंकि ज्यामितीय समावयव में समूह की व्यवस्था में भिन्नता होती है। सिस व ट्रांस समावयव के विभिन्न प्रकार के गुण ज्यामितीय समावयव के अभिविन्यास का निर्धारण करने में सहायक होते हैं। प्रकाशिक समावयव की तरह ज्यामितीय समावयव के अभिविन्यास का निर्धारण किसी एक विधि से नहीं कर सकते। ज्यामितीय समावयव के विन्यास का निर्धारण हम निम्न स्टेप में कर सकते हैं। फर्स्ट है डायपोल मोमेंट विधि, द्विध्रुव आघूर्ण विधि। सामान्यतया सिस समपक्ष रूप द्विध्रुव आघूर्ण वाले होते हैं, यानी कि समपक्ष रूप का कुछ न कुछ डायपोल मोमेंट होता है, जबकि विपक्ष रूपों का डायपोल मोमेंट द्विध्रुव आघूर्ण बहुत कम यानी कि शून्य होता है। कारण कि समान समूह विपरीत दिशा में होने के कारण एक दूसरे का इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव उदासीन कर देते हैं, अर्थात विपक्ष रूपों का डायपोल मोमेंट शून्य होता है, क्योंकि समान समूह विपरीत दिशा में होने के कारण से एक दूसरे का इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव है उदासीन हो जाता है। जैसा इस उदाहरण में हम यहाँ देख रहे हैं ट्रांस 1,2 डाइक्लोरोथीन, या इसका जो द्विध्रुव आघूर्ण डायपोल मोमेंट है वह शून्य है, 0 है, क्योंकि इसमें समान समूह है वो विपरीत दिशा में है, जो कि एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन कर देते हैं। जबकि सिस 1,2 डाइक्लोरोथीन का डायपोल मोमेंट 1.89 डिवाई होता है, अतः डायपोल मोमेंट के आधार पर हम सिस और ट्रांस से उसको ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट है चक्रीकरण विधि, साइक्लाइजेशन मेथड। समपक्ष समावयवों में क्रियात्मक समूह एक ही तरफ होने के कारण उनकी अंतर क्रिया के द्वारा अणु का शीघ्रता से साइक्लाइजेशन चक्रीकरण हो जाता है, किंतु विपक्ष रूपों में ऐसा संभव नहीं होता। उदाहरण के लिए मैलेइक अम्ल सिस फॉर्म को यदि 140 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाए तो मैलिक एनहाइड्राइड बनता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं मैलिक एसिड को 140 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तब मैलिक एनहाइड्राइड बनता है, जबकि फ्यूमेरिक अम्ल में ऐसा नहीं होता। यदि फ्यूमेरिक अम्ल को 275 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाए तब इसका पाई बंध है वो दुर्बल होकर के
अणु का घूर्णन कर देता है और मैलिक एनहाइड्राइड बनाता है। अतः यहाँ पर हम देख रहे हैं फ्यूमेरी कमल जो कि ट्रांससूट है, इसका साइक्लाइजेशन है, चक्रीकरण है, वो उस तापमान पर होता है। नेक्स्ट, गलनांक व क्वथनांक, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। सामान्यतः विपक्ष रूपों में वान डर वाल बल समकक्ष रूपों की तुलना में अधिक होते हैं, अतः उनके गलनांक और क्वथनांक के मान भी अधिक होते हैं। जैसे मैलिक कमल जो कि सिस फॉर्म है, उसका गलनांक 130 डिग्री सेल्सियस होता है। फ्यूमेरी कमल जो कि विपक्ष रूप होता है, उसका गलनांक 287 डिग्री सेल्सियस होता है। यदि विपरीत इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव वाले समूह दोनों कार्बन परमाणु पर जुड़े हुए हों तो वान डर वाल बल समकक्ष रूप का अधिक हो जाता है। अतः ऐसी परिस्थिति में समकक्ष रूपों के गलनांक हैं विपक्ष रूपों से अधिक हो जाते हैं। और एग्जाम्पल यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है, आइसोप्रोटोनिक एसिड जो कि समकक्ष रूप है, उसका गलनांक 150 डिग्री सेल्सियस है, जबकि प्रोटोनिक एसिड जो कि विपक्ष रूप है, उसका गलनांक 72 डिग्री सेल्सियस है। अतः यहाँ पर विपक्ष रूप का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कम है, जबकि समकक्ष जो रूप है आइसोप्रोटोनिक एसिड है, उसका गलनांक है वो अधिक है। इसके अतिरिक्त कई आधुनिक विधियां हैं, जैसे एक्सरे किरण, स्पेक्ट्रोस्कोपी। इनकी सहायता से भी ज्यामितीय स्मारियों के विन्यास को निर्धारित किया जा सकता है।